हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है लोकतांत्रिक राजनीति। आज हम चालू कर रहे हैं। देखना, जहाँ आप समझने का प्रयास करना, अपन पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी, ठीक है। और एक अलग स्तर पे अपन इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको चीजें बिल्कुल ही रटना खत्म हो जावे और आप हर टॉपिक को समझते हुए आगे बढ़ सकें। तो देखो, लोकतांत्रिक राजनीति आज अपन चालू कर रहे हैं और इसमें अपन पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी। क्या पढ़ेंगे? सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक अलग स्तर पे अपन आज से इसको चालू करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, देखो, और पहली बात नोट डाल के लिखिए आप, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए यहीं से आज अपन अपनी चर्चा को चालू करेंगे। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। ठीक है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो देखो, आज हमारा टॉपिक है सत्ता की साझेदारी, अर्थात जिसके हाथ में सत्ता रहती है ना, उसकी साझेदारियों, अर्थात हर वर्ग की है, हर शासन व्यवस्था में हर तरह के लोग हो, हर तरह के समूह हो, उसको बोला जाता है साझेदारी, अर्थात सत्ता की साझेदारी। साझेदारी का मतलब होता है बंटवारा। आपने सत्ता का बंटवारा कर रखा है समान तरीके से। ठीक है, समान तरह से। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब बात करते हैं सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो आप इस लाइन का मतलब समझ गए, सत्ता की साझेदारी, और सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो आज का हमारा पहला पॉइंट आता है, और ये ध्यान रखना, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। पूछा जाता है आपसे इसलिए। तो अपन पहला टॉपिक लगाते हैं हमारा, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। अपन यह बाद में पढ़ेंगे, सत्ता की साझेदारी के टाइप क्या है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। तो पहला पॉइंट लगाइए, इसके क्या है, दो प्रकार के तर्क है। इसमें क्या है, दो प्रकार के तर्क है। तो पहला तर्क आता है हमारे पास युक्ति पूरक तर्क। युक्ति पूरक तर्क, इसमें क्या बताएंगे, इसमें आपको यह बताया जाएगा सत्ता के बंटवारे से आप क्या कर सकते हो। सत्ता के बंटवारे से आप गृह युद्ध, आंतरिक कलह जैसी समस्याओं से आप बचा जा सकता है। क्योंकि अगर सभी वर्गों का सम्मान होगा, सभी लोगों को शासन में स्थान मिलेगा, तो सभी वर्ग, सभी समूह, सब लोग प्रसन्नचित्त होकर देश को आगे बढ़ाएंगे या वर्ग को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसलिए साझेदारी की जाती है सत्ता की। तो ये हो गया युक्तिपूरक तर्क। इसको अपन लिखने का प्रयास करते हैं, लिखिए। सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच, इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की, इसमें 20 सामाजिक समूह के बीच टकराव की अंदेशा कम हो जाता है। तो ये पहली लाइन आप समझ चुके हैं, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। तो अपन यहां से पढ़ेंगे, इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की अंदेशा कम हो जाता है। तो जैसे अपन एग्जाम्पल किसका समझेंगे यहाँ पे, श्रीलंका का। श्रीलंका का समझते हैं। देखो, श्रीलंका, श्रीलंका में क्या है, दो तरह के लोग हैं। एक तो सिंगली और ये है तमिल। ये संख्या में क्या है, ज्यादा है। ये संख्या में क्या है, कम है।
तो ये जो ज्यादा वाले लोग हैं ना, ये चाहते हैं कि प्रभुत्व तो हमारा हो, हमारी भाषा आगे जाए, हमारा जो संस्कृति है वो आगे जाए, और वह चाहते हैं जो इन तमिलों की भाषा है ये बिल्कुल खत्म हो जाए, या इनकी जो संस्कृति है बिल्कुल खत्म हो जाए, ये अल्पसंख्यक रहें, इनका विकास नहीं हो। ठीक है, ये यह चाहते हैं। तो इनमें क्या रहता है, इन दोनों समूह में हमेशा क्या रहता है, टकराव की स्थिति रहती है, सिंगली समूह और तमिल समूह में। तो देखो, अगर यहाँ पे सत्ता की साझेदारी होती तो विभिन्न समूहों के बीच टकराव के आदिन से कम हो जाता, क्योंकि सत्ता का बंटवारा हो जाता, तमिल लोगों को भी उचित सम्मान मिलता, और सिंगली को तो पहले से उचित सम्मान है क्योंकि बहुसंख्यक है। तो ठीक इसी प्रकार का ये लाइन लिखी गई है, इसमें विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव की अंदेशा कम हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अपन बेल्जियम का उदाहरण समझते हैं। बेल्जियम में क्या है, डच रहते हैं, फ्रेंच रहते हैं और जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन वहां पे क्या है, सत्ता का बंटवारा है, तो वहां पे कोई भी टकराव नहीं होता है, कोई भी टकराव नहीं होता है। लिखिए, क्योंकि सामाजिक टकराव, आगे लिखते हैं, क्योंकि सामाजिक टकराव आगे चलकर हिंसा या गृह युद्ध जैसी समस्याएं उत्पन्न करता है। तो सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, तो अपन ने पढ़ा पहला युक्तिपूरक तर्क। युक्तिपूरक तर्क आप समझ चुके हैं। इसमें विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव की आशंका कम हो जाती है, क्योंकि सामाजिक टकराव आगे चलकर हिंसा या गृह युद्ध जैसी समस्याएं उत्पन्न करता है। श्रीलंका में अभी आपका लेटेस्ट एग्जांपल आपने क्या देखा, बांग्लादेश। बांग्लादेश वहां पे कंडीशन अलग है, लेकिन वहां भी दो समूह आपस में भिड़ रहे हैं, उनका सरकार से विरुद्ध है, और वहां भी कैसे स्थिति हो रही है, गृह युद्ध जैसी या हिंसा। कितनी भयंकर हिंसा हुई है अभी आपने देखा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या जरूरी है, सत्ता की साझेदारी जरूरी है। नंबर 2 पॉइंट आता है। अब आता है युक्तिपूरक तर्क हो गया, दूसरा लिखिए नैतिक तर्क। नैतिक तर्क, नैतिक तर्क में पहली लाइन लिखिए, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा कहलाती है। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा कहलाती है। अगर सत्ता की साझेदारी होगी, सत्ता की साझेदारी होगी तो क्या होगा, न कोई हिंसा होगी, न कोई गृह युद्ध होगा, न कोई सामाजिक टकराव होगा जो देश की प्रगति में, विकास में बाधा बन सके। ठीक है, तो आगे पॉइंट लिखते हैं। देखो अगला पॉइंट लिखते हैं, आइए। लोकतंत्र का मतलब ही यह है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए। लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोकतंत्र का मतलब यह है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं उनके बीच में क्या करा जाए, सत्ता को बांटा जाए। क्या करा जाए, सत्ता को बांटा जाए, और ये लोग इसी दर्रे से आगे बढ़े, जो प्रक्रम चलता आ रहा है उसी से ये आगे बढ़ते चले। ठीक है, इसीलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़े हों। वैध सरकार वही है जिसमें सभी लोग शासन व्यवस्था से, विभिन्न समूह या लोग शासन व्यवस्था से जुड़े रहे हैं, वही वैध सरकार है। तो अपन ने अभी आपको वैध सरकार की डेफिनेशन बता दी गई है। अर्थात वैध सरकार क्या होती है, वैध सरकार वही है, वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से, सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़े रहे। तो वैध सरकार में क्या होगा, अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन से जुड़े रहें। ठीक है, तो यह हो गया हमारा पहला पॉइंट, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। तो दो प्रकार के तर्क दे सकते हैं आप। तो युक्तिपूरक तर्क हो गया, इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की अंदेशा कम हो जाता है, क्योंकि जब सत्ता का बंटवारा समान तरीके से होगा, कोई भी वर्ग अपने आप को नीचा महसूस नहीं करेगा, तो वहां पे लड़ाई झगड़ा
हिंसा, गृहयुद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं हो सकती। ठीक है, फिर दूसरा आता है हमारा नैतिक तर्क। नैतिक तर्क क्या बोलता है? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। और वैध सरकार, आपको बता दिया लोकतंत्र का मतलब ही क्या है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था में आते हैं उनके बीच सत्ता का बंटवारा, यही लोकतंत्र का असली मतलब है। अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़े रहें। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब लिखते हैं सत्ता की साझेदारी किस प्रकार से हो सकती है। सत्ता की साझेदारी के टाइप, सत्ता की साझेदारी के प्रकार। तो अगला टॉपिक आता है सत्ता की साझेदारी के प्रकार। तो पहला लगाइए, पहला आता है सत्ता का क्षैतिज वितरण। सत्ता का क्षैतिज वितरण लिखिए, यहां पे आता है कार्यपालिका। पहला आता है कार्यपालिका, फिर आता है विधायिका, और फिर आता है न्यायपालिका। ये कहलाता है क्या? सत्ता का क्षैतिज वितरण। तो लिखते हैं, देखो इनके पॉइंट लिखने का प्रयास करते हैं। देखो कार्यपालिका, सबसे पहला पॉइंट, यह सत्ता का उपयोग करती है। सत्ता का उपयोग करती है। ठीक है, सत्ता का उपयोग करती है, लेकिन कार्यपालिका को कंट्रोल कौन करता है? कार्यपालिका को न्यायपालिका कंट्रोल करती है। ठीक है, कार्यपालिका को न्यायपालिका कंट्रोल करती है। फिर अपन ने पढ़ा, देखो न्यायपालिका की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा की जाती है। न्यायपालिका की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। लेकिन कार्यपालिका पे अंकुश कौन लगा के रखता है? न्यायपालिका लगा के रखती है। न्यायपालिका लगा के रखती है। तो देखो कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, पहला पॉइंट, लेकिन इसको कंट्रोल में कौन रखता है? कार्यपालिका को न्यायपालिका। न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? कार्यपालिका, लेकिन इसको कंट्रोल में कौन रखता है? न्यायपालिका। तो देखो यह आपको कैसा वितरण है? इसको बोलते हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण। क्या है? सत्ता का क्षैतिज वितरण। इसको बोला जाता है नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था। यह क्या कहलाती है? नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। सत्ता के क्षैतिज वितरण क्या होता है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो यह वितरण सत्ता का क्षैतिज वितरण कहलाता है। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है और कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है और चलाता कौन है इसको? प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिपरिषद, और अंकुश कौन रखता है? न्यायपालिका। आपने देखा होगा भी विभिन्न माध्यम से क्या सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में सरकार के कुछ फैसलों को चुनौती दी गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना, उन पर रोक लगा दी गई। ठीक है, ठीक उसी प्रकार न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा की जाती है, अर्थात न्यायपालिका राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। फिर लेकिन कार्यपालिका पे अंकुश कौन लगा के रखता है? न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता रहता है, अगर उसे कुछ भी चीज गलत लगती है तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा, अगर उसे कुछ चीज गलत लगती है तो। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब आता है हमारा सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, नंबर 2 पॉइंट, ऊर्ध्वाधर वितरण। देखो सबसे ऊपर क्या आता है? देश, भारत के माध्यम से समझाते हैं आपको। यहाँ पे कौन आता है? राज्य। फिर इसके नीचे कौन आते हैं? जिला। ये एक हल्की सी रूपरेखा है जो आप सभी जानते हैं। सबसे ऊपर देश, देश के ऊपर, देश के नीचे राज्य, राज्य के नीचे फिर आता है हमारा जिला। ठीक है, जो देश पे पूरे देश में सरकार रहती है उसको क्या बोला जाता है? संघ या केंद्र की सरकार। ठीक है, प्रांत स्तर पे जो सरकार होती है उसको राज्य सरकार कहा जाता है।
और इसके नीचे एक सरकार होती है, इसको क्या बोला जाता है, नगर पालिका में आ जाते हैं वो, नगर पालिका या पंचायतें। समझ चुके हैं। और यह तीनों, एक बात आपने नोटिस करी होगी, यह तीनों एक ही नागरिक समूह पे शासन करते हैं, एक ही नागरिक समूह पर शासन करते हैं, एक ही नागरिक समूह पे शासन करते हैं। मतलब आप समझ चुके हैं। तो देखो जैसे मैं हूं, हमारे ऊपर क्या है, जैसे अपन राज्य में रहते हैं तो वहां राज्य सरकार है, उसके ऊपर केंद्र सरकार है, शासन तो वह हमारे ऊपर ही कर रहे हैं ना, तो ना मैं तो कोई चेंज होऊंगा नहीं। जैसे मैं केंद्र सरकार एक अलग व्यक्ति हूँ, मेरा नाम आदित्य सालोलिया है, तो केंद्र सरकार के लिए वह भी आदित्य सालोलिया है, राज्य सरकार के लिए भी आदित्य सालोलिया है, और पंचायतों के लिए भी आदित्य सालोलिया है, तो वह चेंज नहीं होता। तो ये वही लाइन है, एक ही नागरिक समूह पर शासन करते हैं। तो देश में संघ या केंद्र सरकार रहती है, राज्य सरकार व नगर पालिका व पंचायत है। यही वितरण क्या कहलाता है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार, फिर आता है प्रांत व क्षेत्रीय स्तर पे अलग अलग सरकार, राज्य सरकार कहलाती है, और राज्य सरकारों के नीचे स्तर की सरकार नगर पालिका या पंचायतों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब एक और लाइन देखो, उच्चतर व निम्नतर स्तरों की सरकारों के बीच, उच्चतर व निम्नतर स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। तो सत्ता का क्षैतिज वितरण अपन समझ चुके हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, वह एक स्तर पे होता है, यहाँ पे स्तर बदल जाते हैं, इसलिए उसको ऊर्ध्वाधर वितरण कहा गया है। तीसरा आता है सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह, भाषाई तौर पे भी किया जा सकता है। यह हमारे पॉइंट हो चुके हैं। और देखो चौथा पॉइंट आता है चुनाव से मैं आपको समझाता हूं इसका पॉइंट क्या है। देखो सत्ता के बंटवारे से क्या क्या फायदा है, हमारे भारत का एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो 2014 से पहले किसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, अर्थात यूपीए गठबंधन की सरकार थी। ठीक है, 2014 में भाजपा की सरकार आई, अर्थात एनडीए गठबंधन की सरकार आई। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, जो कांग्रेस का गठबंधन है या कांग्रेस है, उनकी विचारधारा एक अलग है, जो बीजेपी की विचारधारा वह अलग है। तो यह है, बारी बारी क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, सत्ता बदलती है, कभी कांग्रेस आती है, कभी बीजेपी आती है। तो विभिन्न विचारधाराओं की पार्टियां अलग अलग बार सत्ता में आती है और अपनी विचारधाराओं के माध्यम से विकास करती है। तो यह भी क्या है, सत्ता का बंटवारा ही हुआ ना, क्योंकि अलग अलग, जैसे एक ही विचारधारा के अगर लंबे समय तक चले तो वहां पे क्या है, जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं वो अपने आप को क्या है, एक अलग समूह में मानने लग जाए कि हमारी विचारधारा का सम्मान नहीं होता। तो क्या है, सत्ता बार बार बदलती रहती है, हर विचारधारा को अपना बल मिलता रहता है, जिससे वे क्या है, देश एक आगे बढ़ता है बिल्कुल सुनियोजित तरीके से। ठीक है, ये तो हो गया हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, कल अपन पढ़ेंगे संघवाद के बारे में। वहां पे अपन क्या पढ़ेंगे, जैसे एकात्मक शासक, अगर जैसे कई देशों में क्या होता था पहले, एक ही राजा का शासन है, आज भी है, वो भी हम आपको बताएंगे कहाँ है। और फिर अपन पढ़ेंगे लोकतंत्र संघवाद के बारे में, कि वहां पे संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है। तो संघीय शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था, इनके बीच में कल अपन डिफरेंस पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था लोकतांत्रिक राजनीति, पहले दिन की क्लास, जहाँ पे अपन ने पढ़ा सत्ता की साझेदारी को। ऐसे आप इनको प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। एक अलग स्तर पे जाके अपन जीके को पढ़ रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।